हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से इस चैनल में स्वागत है। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि जो डिफरेंशियल हम पढ़े हैं पिछले लेक्चर में क्या होता है। मेन उसका कंसेप्ट क्या था। अगर हमें कोई फंक्शन दिया रहता था तो उसका हमें डेरिवेटिव बताना रहता था। तो उस डेरिवेटिव को लिखने के लिए हम यूज करते थे डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बताता है, इसको पढ़ते क्या है। ये कहता है कि y का जो चेंज है, y के चेंज में x के साथ करने का मतलब x के साथ कैसे y का रेट जो है चेंज हो रहा है, या तो तेजी से चेंज हो रहा है, धीमा से चेंज हो रहा है, वो बताता है, रेट बताता है। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब x के बदलने से y में क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ y या चेंज इन y, कुछ भी पढ़ सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के बदलने से y में रेट का चेंज बताएगा, y के चेंज होने में उसका रेट बताएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बाइकर है, वो उसका स्पीड आपको पता है 5 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है, 5 क्या और बढ़ा लेते हैं 25 ले लेते हैं, 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये जो स्पीड है ये क्या है, एक रेट बता रहा है। कैसा रेट है ये बता रहा है कि हर एक सेकंड में वो 25 मीटर दूरी तय कर रहा है। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 25 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब है कि 25 मीटर दूरी वो तय कर रहा है कितने सेकंड में, इन 1 सेकंड। यही पढ़ेंगे। तो ये स्पीड जो बता रहा है क्या, एक रेट बता रहा है कि दूरी का बदलने का रेट कैसे है, 1 सेकंड में 25 मीटर तय कर रहा है। अगर यही स्पीड इसकी 40 होती तो उसका कहने का मतलब हो जाता है कि 1 सेकंड में वो 40 मीटर दूरी तय कर रहा है। ये जो रेट है ये किसका रेट बता रहा है, दूरी के चेंज होने का। यहाँ हम लिख सकते हैं दूरी के चेंज का रेट बता रहा है वो। ऐसे 25 मीटर पर सेकंड क्या है, रेट है किसका है, दूरी का। दूरी का कैसे चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में वो 25 मीटर दूरी तय कर ले रहा है हर 1 सेकंड में। ठीक है, तो इस रेट को निकालने के लिए हमने रूल भी पढ़े थे, और रूल के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ हो, उस ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर अगर रेट पता करना है तो आप क्या करिए, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। वो टेंजेंट ड्रॉ करिए और देखिए कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को tan फंक्शन में दे दीजिए, यानी कि tan थीटा ही उसका रेट बताएगा उस फंक्शन का। इस पॉइंट पर पता करना है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ पर पता करना है तो इस पॉइंट पर ड्रॉ करिए। हर एक पॉइंट पर आप रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चलते हैं आगे, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो लिखा है कि इन मैथ इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स टू फाइंड द होल। इसका कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ना एक समझिए छोटे छोटे चेन होते हैं, छोटे छोटे चेन से मिलकर क्या पूरा एक बड़ा सा, छोटे छोटे ये जो रिंग है, छोटे छोटे रिंग से मिलकर एक पूरा चेन बन जाता है। उसी तरह इंटीग्रेशन भी इसी टाइप का एक मेथड है, जो छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर जितना बड़ा पार्ट हमें जरूरत पड़ती है उस पूरे पार्ट का हमें वैल्यू मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको पता करना हो, ये समथिंग कुछ है एरिया आपको, ठीक, ये एरिया अगर पता करना है, इसका एरिया क्या होगा। इस एरिया को पता करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो इसका फार्मूला होता है ना, त्रिभुज है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना, बेस इंटू हाइट। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही त्रिभुज का जो छोटे छोटे पार्ट कर दिया जाए, और ये वो छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक,
इस छोटे छोटे पार्ट्स को अगर सारे को जोड़ा जाए तब भी इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। तो अगर हमें ऐसे कोई फंक्शन दे दिया गया रहता है इसका एरिया पता करना हो या वॉल्यूम पता करना हो, जो फार्मूले से हम पता नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे पता करते हैं? इसी इंटीग्रेशन मेथड से पता करते हैं। छोटे छोटे उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो पूरा का पूरा हमें उसका एरिया या फिर वॉल्यूम पता करना हो तो वॉल्यूम पता कर सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे अगर आपने पढ़ा है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, ऐसे आपने पढ़ा ना, डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका आपने पढ़ा है फार्मूले के हिसाब से कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं पूछूं इसी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, और यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कॉस थीटा आ रहा है, ये डिफरेंशिएशन है, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा आ जा रहा है। ये क्या है? इंटीग्रेशन। जस्ट एक तरह से उल्टा है। कोई भी फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस वो पुराना वाला फंक्शन हमें मिल जाएगा। ठीक। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर इस इंटीग्रेशन पर लिमिट नहीं होता, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ पर ये क्या होता है अपर लिमिट होता है और नीचे यहाँ लोअर लिमिट होता है। अगर अपर और लोअर लिमिट ना हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। अगर लिमिट हो तो कांस्टेंट ये ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है। वो बाद में वो वैल्यू पुट करके एडजस्ट हो जाता है उसी कांस्टेंट के साथ कि क्या कांस्टेंट वो रहेगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, अगर लिमिट ना हो तो ये आप जानते रहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट ना हो तो ऐसे लिखते हैं, प्लस सी लिख देते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ और पूछूं कि इसका एरिया बताइए आप, ऐसे कोई भी रैंडमली कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक। और इसका पूछूं कि इसके अंडर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो x1 पॉइंट है x एक्सिस पर, और ये x2 पॉइंट है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ y एक्सिस। तो x1 और x2 के बीच जो ग्राफ बना हुआ है ये पूरा का पूरा हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए कोई फार्मूला है नहीं, तो अगर हमें ये सिर्फ फंक्शन पता हो तो फंक्शन को हम x1 से x2 लिमिट लगाकर इसका हम एरिया पता कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा यूजफुल है, क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला होता नहीं है। कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शन का एरिया निकालना हो या फिर वॉल्यूम निकालना हो तो इस इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। जैसे अगर वॉल्यूम निकालना हो तो डबल इंटीग्रेशन किया जाता है। तो जो वॉल्यूम होता है वो 3D होता है ना, तो 3D के लिए वो निकाला जाएगा, और जो एरिया निकाला है वो 2D होता है तो 2D के लिए निकाला जाएगा। तो आगे का केस है वो सब हायर स्टडी में पढ़ा जाता है। हमें यहाँ पर ज़्यादातर यूज होगा क्या? एरिया निकालने का काम। ठीक है। तो इंटीग्रेशन के क्या फार्मूले वगैरह होते हैं उस फार्मूले को जान लेंगे और उसका मेथड का यूज करके हम एरिया वगैरह निकालना सीखेंगे। क्या रूल है इंटीग्रेशन के, देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए हुए हैं जो बार बार यूज होता है, इसलिए उन्हीं का जिक्र हम करेंगे। और बाकी कई सारे इंटीग्रेशन होते हैं जो मैथ में यूजफुल होते हैं, जो मैथ वाले बच्चे रहते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर यही यूज होते हैं, इसलिए इसको बताया जा रहा है यहाँ पर। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे ए यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया है? ए इंटू एक्स और प्लस सी। ए प्लस सी कहाँ से आया? आपको अभी बताया गया है कि अगर यहाँ पर लिमिट ना हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन पर, तो एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है, प्लस सी लिख दिया जाता है। ठीक है। ये कैसे आया? ए के साथ एक्स कैसे आ जा रहा है? इसके लिए देखने के लिए ये रूल देखिए पहले। एक्स की पावर एन डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? रूल क्या है? एक्स का जो भी पावर है जो कांस्टेंट है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है,
और ऐड करने के बाद जो भी पावर होगा टोटल n+1 पावर हो रहा है उसी से फिर डिवाइड कर दिया जाता है, तो n+1 हो गया, n+1 से डिवाइड कर दिया गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया है, x पावर n का x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और इसका कोई इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं है इसलिए यहाँ पर हम +c ऐड कर दिए हैं। ये फार्मूला कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, जब n-1 अगर हो तो उस समय वैलिड नहीं होगा ये फार्मूला। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, -1 केस को छोड़कर यहाँ पर ये जो n है n-1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। -1 कहने का मतलब क्या हो गया, 1/x होगा ना, x पावर -1 कहने का मतलब 1/x हो गया। 1/x का फार्मूला अलग से होता है उसका, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाता है, ln mod ऑफ x, ठीक है, प्लस c। वही केस छोड़कर बाकी सभी के लिए फार्मूला वैलिड है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह a की पावर a कांस्टेंट है, उसके साथ कोई x नहीं है, तो हम उस x को पावर 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये इसी वाले फार्मूले पर देखिए बेस्ड करिए, ये वाला फार्मूले पर यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 है तो उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल पावर से। टोटल पावर कितना है, 0+1, ठीक है, वही इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो कांस्टेंट है कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के बाहर कर दे देंगे, इसमें बस सिंपली उसका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ एक जो रहेगा ए तो रहेगा ही, उसके साथ ये वैल्यू क्या हो गया, 1 से डिवाइड करना मतलब वही वैल्यू रहेगा, तो x पावर 0+1 मतलब x, एक के साथ यहाँ पर x आ जाता है उसके साथ, ठीक है। ये अब देखिए उसी तरह कोई वेरिएबल फंक्शन x है, x का इंटीग्रेशन x पावर कितना है 1 है, यहाँ पर उसमें एक ऐड कर देंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, और टोटल पावर 2 है तो 2 से फिर डिवाइड भी कर देंगे, तो इसलिए x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x² 2 प्लस c, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है तो प्लस c लगा देंगे। उसी तरह स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ा देंगे, x की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 हो गया है। और यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ x, ln यहाँ पर क्या है, ln करने का मतलब है आप इसको log बेस e ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c, सेम वही फंक्शन होता है। अगर यही कांस्टेंट हो, e की पावर x के जगह e की पावर 5x हो या ऐसे हो, तो जो e की पावर 5x है तो e की पावर यहाँ पर सिर्फ 5x नहीं होगा, e की पावर 5x डिवाइड बाई 5 भी हो जाएगा, ठीक। इसको अलग से देख लेते हैं। हमने आपको बताया e की पावर 5x dx का इंटीग्रेशन e की पावर 5x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा प्लस c करके। अब इसका क्या है, ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है। तो अगर इस वाले फंक्शन का, हमने कहा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमें क्या फंक्शन मिलना चाहिए, e की पावर 5x मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, e की पावर 5x डिवाइड बाई 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो d/dx लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, अब देखिए ये कांस्टेंट है 1/5, इसका क्या है, एक तरह से उस फंक्शन में मल्टीप्लाई है, उसको हम आराम से बाहर कर देंगे और हमारे पास अंदर क्या बचा फिर, d/dx e की पावर 5x। अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/5 फिर से जो बाहर है वही रह जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो ये जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, तो यानी कि e की पावर 5x है तो e की पावर 5x लिख देंगे यहाँ पर। ये तो अभी एक्सपोनेंशियल को आपने डिफरेंशिएट किया, अब फिर 5x को डिफरेंशिएशन करना है, तो 5x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 5x हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये 5 कट जाएगा और हमें बचा e की पावर 5x।
तो इसका कहने का मतलब क्या है कि e की पावर 5x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन आएगा। ये क्या है? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और e की पावर 5x का इंटीग्रेशन है e की पावर 5x अपॉन 5। ठीक, आगे देखते हैं अब क्या है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ए की पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन है। ये थोड़ा सा मैथ में यूज होता है, ज़्यादातर फिजिक्स में ये जल्दी यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर भी जानते रहेंगे। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन ए प्लस सी। एल एन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ये भी मैथ में यूज होता है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कुछ है, जैसे cos x का इंटीग्रेशन। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये ज़्यादातर यूज होते हैं इंटीग्रेशन फिजिक्स में। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। तो ये जो दोनों हैं काफ़ी यूजफुल होते हैं, साइन और cos, और बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें माइनस साइन है किसमें नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और sin x का इंटीग्रेशन अगर होता है वो निगेटिव होता है और माइनस cos होता है। ठीक है, इसको भी उल्टा तरीके से हम देख सकते हैं। sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तो sin आ जाएगा। उसी तरह इसके लिए भी माइनस cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा sin x आ जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा। ठीक, उसी तरह सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ये होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को जस्ट बाहर कर देते हैं, और जो फंक्शन है वो फंक्शन को बस इंटीग्रेट कर देते हैं। जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें बस k का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो जो फंक्शन दो फंक्शन का एडिशन हो, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन के एडिशन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, इस इंटीग्रेशन को आप अलग अलग करके जोड़ सकते हैं ये रूल के अनुसार। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर प्लस जी ऑफ एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिए। उसी तरह अगर माइनस होगा तो माइनस के लिए भी सिंपली अलग अलग इंटीग्रेशन करके आप माइनस कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर माइनस जी ऑफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब ये फंक्शन सारे यूजफुल होंगे फिजिक्स में तब हम उसको देखेंगे चैप्टर में जब आएगा। तो जितने भी ये इंटीग्रेशन के रूल हैं अलग अलग फंक्शन के, ये सब आपको याद होने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आसानी से तुरंत सॉल्व कर लें। ठीक है, यही आपको याद होने चाहिए सारे। अब आगे देखते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। बाइनोमियल क्वाड्रेटिक करने का मतलब है कि कोई दो टर्म है, बाइनोमियल है ना, यहाँ बाई का मतलब दो, तो दो टर्म है कोई, जैसे एक्स प्लस वाई समझिए। पहले ये बताइए एक्स प्लस वाई का होल ऑफ द स्क्वायर ये कितना होता है? आप ये आप फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल ऑफ द स्क्वायर की तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे बोलते हैं, आप ये जानते हैं। अगर यही मैं कहूँ 1 प्लस एक्स का होल ऑफ द स्क्वायर, इसका क्या होगा? तो आप यही करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 और दोनों जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये क्या है, दोनों सही हैं। लेकिन अगर यही मैं कहूँ 1 बहुत बड़ा है x के रेस्पेक्ट में, जैसे ये 1 है, x का वैल्यू समझिए 0.00000001 है, बहुत छोटा है x से। उस समय जब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो x तो एक तो बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब छोटी संख्या एक से छोटी संख्या क्या कोई भी अगर उसका स्क्वायर करते हैं वो और छोटा हो जाता है। इसलिए एक के रेस्पेक्ट में ना ये जो टर्म होगा ये बहुत
बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको ऐड करने में इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसलिए इस टर्म क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसलिए जब भी 1 प्लस एक्स का होल ऑफ द स्क्वायर हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एक बहुत बड़ा हो एक्स से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को, क्योंकि यहाँ जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नेग्लेजिबल हो जाएगा एक तरह से, कोई एडिशन में कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं करेगा। इसको नेग्लेज, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हो गया बाइनोमियल क्वाड्रेटिक, कहने का मतलब ये प्रोडक्ट होता है दो टर्म जिसमें हो, ये दो टर्म है, देखिए जैसे 1 है और x है, ये दो टर्म है, दोनों टर्म का आपस में फिर क्या है, स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दो बाइनोमियल है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही कहलाता है बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहा जाता है, इस टाइप का इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो हो और इसमें ए जो है वो जीरो ना हो, कोई भी जीरो के अलावा हो, यानी कि जो हाईएस्ट पावर टू है उस फंक्शन में वो इक्वेशन में होना चाहिए, हाईएस्ट पावर टू, भले ही ये बी और सी जीरो हो या ना हो, कोई इसमें से एक हो, तो तब भी क्या हो, उसको बोला जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही बोला जाए कि इतना ही आपको दे दिए गए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या चीज है, इक्वल टू जीरो ना लिखा हो, तो अब इसको इक्वेशन नहीं बोला जाएगा, तब इसको बोला जाएगा बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं, या पोलिनोमियल फंक्शन है ना। अब हाईएस्ट पावर टू है इसलिए हम बोल देते हैं क्या, क्वाड्रेटिक है, इसको हम सिर्फ पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये इसको इक्वेशन नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू अभी जीरो नहीं है, इस टर्म का हाईएस्ट जो पावर है दो है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका यूज ज्यादातर होगा ये जो हमने बताया है आपको, जब एक बहुत बड़ा 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 हो एक्स से, तो 1 प्लस एक्स का होल ऑफ द स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टू एक्स लिख सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन हो एक्स प्लस वाई है का होल ऑफ द स्क्वायर ऐसे हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कहें क्या कंडीशन हो, एक्स बहुत बड़ा 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 हो वाई से, तो क्या करते हैं, इसमें एक्स कॉमन लेते हैं बाहर, इसको हम लिखने का क्या तरीका है, एक्स कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उसके साथ चला जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स। इस चीज को अब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स तो बहुत बड़ा था वाई के रेस्पेक्ट में, अब एक्स से डिवाइड हो रहा है वाई में, एक्स खुद बड़ा था वाई से और डिवाइड भी हो रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वाई से और छोटी हो जाएगी, ये दूसरा जो टर्म है। इसलिए अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इस चीज को हम ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले से नहीं लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं 1 प्लस, ये 2 है, 2 का इसी में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y बाई एक्स, ये लिख सकते हैं, ये सही होगा तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस टू एक्स लिख दिए हैं ये चीज, उसी तरह 1 प्लस टू का बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अगर कितना पावर हो, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर मान लीजिए 5 हो, और यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है 1 बहुत बड़ा हो एक्स से, तब क्या करेंगे, ये 5 है, सिंपली 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5x लिख सकते हैं। ये क्या होगा, सही होगा कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब।
तो ये कब यूज होता है, जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं आप, अर्थ के ग्रेविटी पता करने के लिए कि यहाँ जैसे सेंटर है, सेंटर सरफेस पे आप ग्रेविटी कितना होता है, जी का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होता है ना, एवरेज वैल्यू। तो इससे कुछ थोड़ी ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऊपर जाने पर जी का वैल्यू क्या होगा, या फिर इससे थोड़ी नीचे जाने पर क्या होगा, तो उस समय इसका यूज होता है। ठीक है, ये कंडीशन का यूज होगा, और इसको यूज करके हम वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्योंकि अब जैसे सरफेस पर 9.8 है, तो मैं कहूँगा कि 50 मीटर ऊपर, सरफेस से 50 मीटर ऊपर जाने पर जी का वैल्यू क्या हो गया है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 100 मीटर ऊपर जाने पर, 200 मीटर ऊपर जाने पर बहुत थोड़ा सा जब चेंज हो, तो जी का परिवर्तन तो बहुत कम होगा ना। तो जी का परिवर्तन कम होगा, तो उस समय ये वाला इक्वेशन, हाँ, काम आता है, ये वाला। ठीक है, वहां पर पावर क्या होता है, 2 आता है, 2 आता है, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। तो अब तक जितना भी बेसिक जरूरत थी मैथ की, उतना हमने इस चैप्टर में पूरा बता दिया। और जैसे अगर और यूज होगा तो हम उसमें उस चैप्टर को पढ़ाते वक्त ही बता देंगे, बाकी ज़्यादातर जो यूज होता है वो हमने बता दिया है। तो यहीं तक अब आज के लिए। क्लास 11 के लिए अभी पूरा सीरीज चलेगा। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप फंडामेंटल फिजिक्स ये सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर ये सर्च करके नहीं आ पा रहा है तो आप ये @फंडामेंटल फिजिक्स 1 डालकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको ये वीडियो सारा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करिए। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।